नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चांद पर भारत के पहुंचने के बाद इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक और शख्स हैं जिसे आप मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी देख रहे होंगे। बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, आंखों के सामने चश्मा है, चेहरे पर मुस्कान लिए इस शख्स की पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। शायद आप समझ गए हों, जी हाँ, हम इसरो के साइंटिस्ट रहे नम्बी नारायणन की बात कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की सफलता पर उन्होंने कहा है कि हमने जो हासिल किया है वो अविश्वसनीय है। चंद्रयान-2 की विफलता पर ध्यान दिया गया, सुधारा गया और नतीजा हमारे सामने है। इसी दौरान फिल्म जगत में भी उनका नाम गूंजने लगा। दरअसल चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने के ठीक बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। दिलचस्प बात यह रही कि उसी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया, जो नाम्बी नारायणन के जीवन पर बनी है। फिल्म में आर माधवन ने नाम्बी की भूमिका निभाई है। बात यहीं तक नहीं रुकी। अब भाजपा ने नाम्बी के एक इंटरव्यू का हिस्सा शेयर कर सियासी जगत में खलबली मचा दी है। इस इंटरव्यू में नाम्बी कहते हैं कि इसरो के शुरुआती वर्षों में पिछली सरकारों ने पर्याप्त फंड का आवंटन नहीं किया है। सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया, सरकार को तब इसरो पर भरोसा ही नहीं था। ऐसे में बहुत से लोग नाम्बी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसरो में उन्होंने क्या योगदान दिया था और बाद में किस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में भी कुछ ऐसा कहा जो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चुभ रहा होगा। चंद्रयान का क्रेडिट पीएम को नहीं तो किसे देंगे? दरअसल ये वीडियो ऐसे समय में सोशल मीडिया पर आया है जब भारत चांद पर उतर चुका है। इस इंटरव्यू में नाम्बी नारायणन कहते हैं कि जब इसरो ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित की तब स्पेस एजेंसी को पर्याप्त फंडिंग मिलने लगी। उन्होंने कहा, तब हमारे पास जीप नहीं होती थी, हमारे पास एक कार नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे लिए कोई बजट आवंटन नहीं था। ये शुरुआती दौर की बात है। इधर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मून लैंडिंग का सारा क्रेडिट लेने का आरोप लगा रहा है। पीएम लैंडिंग वाले दिन लाइव दिखे, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब नम्बी से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 एक नेशनल प्रोजेक्ट है, तो और किसे क्रेडिट दिया जाएगा? प्रधानमंत्री को नहीं तो किसे? नम्बी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं, ये आपकी समस्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि नाम्बी नारायणन पर जासूसी का आरोप क्यों लगा था। अगर आपने रॉकेटरी फिल्म देखी होगी तो महसूस किया होगा कि कैसे इसरो के साइंटिस्ट जासूसी के आरोप में फंसते चले जाते हैं। लोग उन्हें शक की नज़र से देखते हैं, अपमानित करते हैं, उसका सब कुछ छिन जाता है। ये कहानी षड्यंत्र, आरोप, अरेस्ट के बाद 24 साल की कानूनी लड़ाई का दर्द पर्दे पर उकेरने में सफल रहती है। देश को एहसास हुआ कि नाम्बी ने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। अब जान लेते हैं कि नाम्बी कैसे फंसे थे। दरअसल 1994 में अक्टूबर के महीने में मालदीव की मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया जाता है। उस पर आरोप था कि उसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेची थी। अगले महीने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायण और 2 अन्य वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर इसरो के रॉकेट इंजन की गुप्त जानकारी पाकिस्तान को देने के गंभीर आरोप लगे। आईबी पूछती रही और नारायणन आरोपों से इनकार करते रहे। अगले महीने यानी दिसंबर 1994 में केस सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई ने पाया कि आईबी और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं है। सीजेएम कोर्ट में कहा गया कि मामला फर्जी है और कोई सबूत नहीं मिले हैं। सभी छूट गए, लेकिन केरल की नई सरकार बनी तो फिर से जांच के आदेश दे दिए गए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को ही रद्द कर दिया। 1999 में जब नारायणन ने मुआवजे के लिए याचिका लगाई और उनके पक्ष में आदेश आया तो केरल सरकार ने इसे चुनौती दी। हाईकोर्ट के कहने पर 2012 में 10 लाख रुपए देने के आदेश हुए। पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला चला। आखिरकार सितंबर 2018 में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण पूरी तरह बेदाग निकले। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइंटिस्ट नारायणन को केरल पुलिस ने बेवजह अरेस्ट किया और मानसिक प्रताड़ना दी। साइंटिस्ट को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश आया।
नाम्बी ने इसरो में अपने कार्यकाल के दौरान पीएसएलवी में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो एरोस्पेस इंजीनियर थे। आज पूरा देश उनके योगदान को समझता है और उन्हें सम्मान की नज़रों से देखता है। साल 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और आखिरी में ये तस्वीर 5 जून 2017 की है, जब श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 लॉन्च होने की खबर टीवी पर आ रही थी। तिरुवनंतपुरम में अपने घर में बैठे नाम्बी बड़ी उत्सुकता से लाइव देख रहे थे। GSLV Mk3 को ही फैट बॉय कहा जाता है। जरा सोचिए उस समय नाम्बी के मन में कैसे भाव आ रहे होंगे। दरअसल नाम्बी नारायणन उस टीम के मुखिया थे जिसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित की थी। उसी की मदद से ये फैट बॉय आसमान को नापने जा रहा था। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।